नमस्कार साथियों, मैं भंवर लहरिया हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, मैंने 18 फरवरी 2025 को मेरे स्थानीय विद्यालय के अंदर इतिहास का प्री बोर्ड लिया था। आज मैं आपके समक्ष उसी प्री बोर्ड की मेरे विद्यार्थियों की जो टॉप कॉपी है वो सॉल्यूशन के रूप में लेकर आया हूँ। आप इसे देखकर ये समझ सकते हैं कि बोर्ड के अंदर कैसे लिखा जाए, बोर्ड को टॉप कैसे किया जाए, 80 में से 80 अंक कैसे हासिल किए जाए, किस ढंग से लिखे जाए कि आप बोर्ड में टॉप कर दें। तो इसके लिए नमूने के तौर पर आज मैं आपको मेरे टॉप विद्यार्थी की कॉपी दिखाने वाला हूं, जो आपका इस प्री बोर्ड का सॉल्यूशन है। तो यह आप पेपर देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले भी जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इनको हल करके मैंने पहले भी डाला था। आज आप इसका फुल सॉल्यूशन देखोगे। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन बताता रहूँगा। आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, इसके साथ साथ में आप आंसर भी देख सकते हैं। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट पे आधारित प्रश्न पेपर था, और इसका यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये सॉल्यूशन की कॉपी शुरू हो जाती है, जो टॉप विद्यार्थी की कॉपी है। नंबर भी आप देख पा रहे होंगे, 80 में से 80 इस विद्यार्थी ने हासिल किए हैं। वैसे 80 में से 80 दो विद्यार्थियों के और भी आए हैं, लेकिन मैं आपको एक विद्यार्थी की कॉपी दिखा पा रहा हूँ। आप देखिए, पहला जो प्रश्न था वो था, भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? तो इसका आंसर है जॉन मार्शल। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है धोलावीरा। तीसरा प्रश्न था, किस वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? इसका आंसर है कुषाण वंश। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रसिद्ध संस्कृतविद द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर है वीएस सुक्थांकर। पांचवा प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? आंसर है सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत में रहा? आंसर है 12। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून कहलाता है? आंसर है शरिया। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे? आंसर है निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? आंसर है 1976। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर है नागलपुरम। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी में कुल कितने भाग हैं? आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहारों, बढ़इयों व सुनारों जैसे ग्रामीण दस्तकारों की उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता तथा नकदी देते थे। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? आंसर है जजमानी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? आंसर है 1878 में। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजमहल की पहाड़ियों में संथालों के लिए कब दामिन ए कोह के नाम से भूमि को सीमांकित किया गया था? आंसर है 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1851 में किस रियासत के बारे में
यह कहा गया था कि यह ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। आंसर है अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान किस समाजवादी कार्यकर्ता महिला ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी? आंसर है कमला देवी। इस प्रकार से आपके जो मल्टीपल चॉइस के 18 क्वेश्चन थे ये पूरे आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से था कि महाजन पदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ किसमें मिलता है? तो आंसर है अंगुत्तर निकाय। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आंसर है कर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है रिहला। अगला क्वेश्चन है, भूमि को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, यानी ऐसी कौन सी भूमि है जिसके ऊपर प्रतिवर्ष खेती होती है? तो उस भूमि का प्रकार है पोलज। लास्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये है सिंधु मांझी। तो इस प्रकार से आपके दूसरा प्रश्न जो रिक्त स्थान का है ये भी पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 जो वन लाइनर या एक पंक्ति के अंदर है। प्रश्न नंबर 3 का पहला है, मोहनजोदड़ो शहर किन 2 भागों में विभाजित था? बहुत खूब आंसर, अच्छा आंसर लिखा है। देखिए 2 भागों में विभाजित था, जिसे दुर्ग कहते थे, और दूसरा भाग था निचला शहर। दूसरा प्रश्न है, बहुपति प्रथा किसे कहते हैं? इस विवाह का एक उदाहरण दीजिए। इन्होंने लिखा है, एक महिला के अनेक पति होने की सामाजिक परिपाटी को बहुपति प्रथा कहते हैं, और उदाहरण दिया है द्रौपदी का, जो पांडवों की पत्नी थी। तीसरा प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो आपको पता है मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। पहला है विजय, विरासत, खोज, खरीद, निवेश, कार्य और सज्जनों द्वारा मिली भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी गई? तो इब्न बतूता को भारत में आते ही पहली जिम्मेदारी मिली थी, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और दूसरी जिम्मेदारी मिली थी, हालांकि मैंने एक ही पूछा था, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी भी इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है। 1342 में मंगोल शासक के पास आपने दूत के रूप में चीन भेजा था। ये 2 जिम्मेदारी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, बर्नियर किसके चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? आंसर है बर्नियर शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, बर्नियर, हाँ, छठा प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बहुत शानदार लिखा है, सटीक आंसर दिया है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, अलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम बताइए। अलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम था अंडाल। 8वां प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के स्रोत कितने प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं? नाम लिखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 17वीं शताब्दी के स्रोत 2 प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 है खुदकास्ट और नंबर 2 है पाहीकास्ट। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न था, अमला कौन था? अमला, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जमींदार का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था।
जिसे क्या कहते थे, अमला कहते थे। 10वां प्रश्न देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो आपको पता ही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में हमेशा द्वेषता बनी हुई थी। महात्मा गांधी ने दोनों के मध्य मध्यस्थता स्थापित करने के लिए क्या किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 11वां प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इस प्रकार से आपके जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक एक नंबर के जो 35 प्रश्न थे वो सारे सारे हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं सेक्शन बी जो है, खंड ब। खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो इस प्रकार से था कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, स्पष्ट कीजिए। तो मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद होने के क्या कारण थे? नंबर 1 लिखा है इन्होंने कि मगध भारी वर्षा तथा उपजाऊ क्षेत्र था, जहां खेती का पैदावार अच्छी होती थी। दूसरा है, मगध की सीमा पर लोहे की खदानें पर्याप्त मात्रा में थी, जिससे उपकरण बनाना आसान था, तथा जंगलों में हाथी पर्याप्त मात्रा में थे, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। और लास्ट बिंदु दिया है, मगध को महत्वाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई थी। इन कारणों से मगध महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आता है। 5वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए। इन्होंने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन ने की थी। इसकी रचना संस्कृत में की गई थी। इसमें हरिशैन समुद्रगुप्त की तुलना देवताओं से करता है। इससे हमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, दिग्विजय तथा तत्कालीन दशाओं की, स्थितियों की जानकारी मिलती है। बहुत शानदार लिखा है और बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। 6वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर लिखिए। उन्होंने आंसर दिया है, अंतर्विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध एक समूह में होते थे। यह समूह एक जाति, कुल, गोत्र या एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था, जबकि बहिर्विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध समूह या गोत्र से बाहर ही होते थे। बहुत शानदार आंसर दिया है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन था, मुगल भारत में भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर का विरोध क्यों था? इन्होंने आंसर दिया है, मुगल भारत में भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियर का विरोध था क्योंकि बर्नियर का निजी भू स्वामित्व में दृढ़ विश्वास था और भारत में सारी भूमि का स्वामी सम्राट था। निजी भू स्वामित्व का पूर्णतया अभाव था। बर्नियर के अनुसार राजकीय स्वामित्व कृषि और किसानों की स्थिति पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। बर्नियर यहाँ तक कहता है कि भारतीय खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हैं, जिसका कारण है राजकीय स्वामित्व। बहुत शानदार लिखा है। 8वां प्रश्न है, विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार से क्या फायदे थे? कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्यों किया गया था, इसके क्या फायदे थे? पहला है, शत्रु सेना के आक्रमण से फसलों की सुरक्षा हो जाती थी। दूसरा है, फसलों को पशुओं से सुरक्षा हो जाती थी। तीसरा है, जब शत्रु सेना की घेराबंदी लंबे समय तक होती तो राज्य में अन्न का संकट उत्पन्न नहीं होता था। 9वां प्रश्न था, नायक और अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसको देखिए। नायक यहां सेना प्रमुख थे, जिनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे। ये शासक की अधीनता स्वीकार करते थे। और अमर नायक, विजयनगर में भी दिल्ली की एकता प्रणाली के आधार पर अमर नायक नामक राजनीतिक प्रणाली की खोज की गई थी। ये सैनिक कमांडर थे
जिनके पास सैनिक मामलों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी भी होती थी। 10वां प्रश्न है, कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं? पहले इन्होंने प्रश्न की भाषा लिखी। देखिए, आप प्रत्येक प्रश्न को किस प्रकार से लिखा है, तो आपको भी क्या करना है, उत्तर लिखने से पूर्व उसी प्रश्न की भाषा में इसकी उत्तर की शुरुआत करनी है। उन्होंने लिखा है, कृषि इतिहास लिखने में आइन का इस्तेमाल करने में निम्न समस्याएं हैं। नंबर 1 है, आइन के आंकड़ों के जोड़ में गलतियां पाई गई है। नंबर 2 है, आइन में संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं पाई गई है। सभी आंकड़े समान रूप से एकत्रित नहीं की गई है। जहां प्रांतों के लिए राजकोषीय आंकड़े बड़े विस्तार से दिए गए हैं, वहीं आइन में इन्हीं आंकड़ों को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है। कीमतों और मजदूरों की दरों की जो सूची आइन में दी गई है, वह मुगलों की राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की है। दूर के क्षेत्रों की सूची आइन में नहीं है, इसलिए हम लोग आइन का इस्तेमाल पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय करते थे? देखिए, इन्होंने पहला लिखा है, बर्दवान के राजा ने अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी मां के नाम कर दिया, क्योंकि यह नियम बना रखा था कि महिला की संपत्ति को नीलाम नहीं किया जाएगा। दूसरा है, जब जमींदारी नीलाम होती थी तो जमींदार के आदमियों ने ही ऊंची बोलियां लगाकर जमीन को खरीद लिया और आगे चलकर खरीद की राशि अदा करने से मना कर दिया, जिससे संपदा पुनः बेचनी पड़ी। तो ये इस प्रकार से कुछ उन्होंने तरीके अपनाए थे। 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? विद्रोह क्यों हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? देखिए आंसर, 1856 में भारतीय सिपाहियों के लिए पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। इस राइफल में प्रयोग किए जाने वाले कारतूस को चिकना करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इस कारतूस को राइफल में डालने से पूर्व दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में के संतनम ने क्या तर्क दिए थे? देखिए, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में के संतनम ने तर्क दिया कि न केवल राज्य बल्कि केंद्र को मजबूत करने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। अधिक जिम्मेदारियां होने पर केंद्र प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। उन्होंने यह तर्क दिया कि शक्तियों का मौजूदा वितरण प्रांतों को पंगु बनाने वाला है। अगर बिना जांच पड़ताल के यह वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। अब जो सेक्शन सी है, खंड स है, इन प्रश्नों को देखिए। मैं इसमें आपको प्रश्न पढ़कर सुना देता हूँ कि प्रश्न क्या था, क्योंकि सारा आंसर पढ़ना अब बड़ा सेक्शन शुरू हो गए तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें जो प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, वो था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया है और इन्होंने बिंदु नंबर 1 लिया है जलवायु परिवर्तन, बिंदु नंबर 2 है बाढ़ या जलप्लावन, बिंदु नंबर 3 है आर्यों का आक्रमण और बिंदु नंबर 4 है वनों की कटाई। 15वां जो प्रश्न है वो इन्होंने लिया है अथवा वाला, मीराबाई और शंकर देव के विषय में संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो 2 बिंदु थे, इन्होंने पहले मीराबाई के बारे में लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, आप इसको आराम से रोक कर पढ़िए। और दूसरा बिंदु लिया है शंकर देव के बारे में, तो ये आप शंकर देव की भी डिटेल देख सकते हैं, बहुत ही सटीक आंसर दिया है। 16वां जो प्रश्न था, 16वां प्रश्न का इन्होंने अथवा का आंसर दिया है, अवध अधिग्रहण में ब्रिटिश शासन की रुचि के क्या कारण थे? यानी कि ब्रिटिश शासन जो है वो
अवध को क्यों अधिग्रहण करना चाहते थे? तो ये इसके इन्होंने 3 कारण दिए हैं, बहुत शानदार और सटीक दिए हैं। आप इसको स्क्वायर करके आराम से देख सकते हैं। 17वां जो प्रश्न था वो था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? तो इन्होंने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो मूल आदर्श लिए गए थे उनकी यहाँ चर्चा की है, ये बिंदु डालकर की है। बहुत ही शानदार लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सेक्शन डी जो खंड द है, इसको देखिए। इसमें इन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, सांची का स्तूप संरक्षित रहा परंतु अमरावती का स्तूप संरक्षित नहीं रहा, ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पहले अमरावती के बारे में लिखा है, ये आप देख सकते हैं आराम से इसको रोक कर पढ़िए आप। और जहाँ ये मेरा प्रश्नवाचक किया हुआ है, यहीं से सांची का जो स्तूप है इसकी डिटेल शुरू होती है। हालांकि यहाँ पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ प्रश्नवाचक किया है, इन्होंने कंटिन्यू किया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सटीक है। यह पूरा देख पा रहे हैं, 4 नंबर का था और 4 में 4 आए। फिर देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न जो है, इन्होंने आंसर दिया है, महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया है, ये आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देख सकते हैं। फिर उन्होंने हेडिंग डाली है नंबर 2, महात्मा गांधी का दांडी मार्च तथा आंदोलन का प्रारंभ। और इस प्रकार इन्होंने तीसरी हेडिंग डाली है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ और प्रसार। ये पूरा इन्होंने कार्यक्रम लिखा है। फिर चौथा बिंदु डाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति व पुनः प्रारंभ। और इस प्रकार से लास्ट में ये आंदोलन 1934 में खत्म हो जाता है। और लास्ट बिंदु डाला है, आंदोलन का महत्व। बहुत ही एक एक बिंदु को टू द पॉइंट डाला है, हेडिंग डाल कर डाला है, बहुत शानदार लिखा है। किसी भी प्रश्न के अंदर आधा नंबर भी कटने की कहीं गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार से इनको इस प्री बोर्ड के अंदर 80 में से 80 आते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न। और इसमें आप मानचित्र देख रहे हैं, और ये मानचित्र भी इन्होंने बहुत शानदार भरा है। आगरा है, पाटलिपुत्र है, कलिंग है, नागपुर है और अहमदाबाद है। इसमें भी इनके 5 में से 5 नंबर आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अगर आप प्री बोर्ड से संबंधित प्रश्न पेपर चाहते हैं, टॉप कॉपी चाहते हैं, या 12th क्लास के विद्यार्थियों से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कई विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं हमेशा 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए किसी न किसी प्रकार की अपडेट इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाता रहता हूं। इसलिए प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक 12th के विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ में आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।